नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम अपडेट। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ। अतीक के बहनोई अखलाक के घर पर गुड्डू ने ली थी शरण, जहां 2 दिनों तक अखलाक के ही ठिकाने पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की रुपए से भी मदद की थी। हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ में खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट, 2 दिनों तक अखलाक के ही ठिकाने पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम के रुपयों से भी मदद की थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है अखलाक से पूछताछ में। हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ के दौरान ये महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, जहां हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था और मेरठ पहुंचने के बाद वो अखलाक के घर पर रुका था, जो कि अतीक अहमद के बहनोई हैं, और 2 दिनों तक अखलाक के ही ठिकाने पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। तो अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की रुपये से भी मदद की थी और अब इन बातों का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। महत्वपूर्ण ये खुलासा है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। एक एक करके महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था और अतीक अहमद के बहनोई के घर पर उसने 2 दिन तक शरण भी ली थी। और अतीक अहमद के बहनोई यानी कि अखलाक, जो कि हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने उसको पैसे से भी मदद की थी। ये बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है और इसी को लेकर अब पूछताछ तेज हो रही है एसटीएफ की तरफ से, जहां गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ और भी की जा रही है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता प्रयागराज से। सबसे पहले विवेक से अपडेट लेते हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से मामले का खुलासा हुआ है। अखलाक ने कई बड़े खुलासे किए हैं कि गुड्डू उसके घर 2 दिन शरण लिया था उसने, ये ऐसे खुलासे हुए। इसके माध्यम से किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरठ में डॉक्टर अखलाक को पकड़ा गया है और अभी फिलहाल उनको प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में 14 दिनों के लिए भेजा गया है। जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुई है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो गुड्डू बमबाज है, ये भवानी नगर में जो मेरठ में डॉक्टर अखलाक का घर है वहां पर गया है और बाकायदा उसकी आवभगत डॉक्टर अखलाक ने घर में उसके परिवार वालों ने की है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आ रही है, पुलिस को जो सबूत मिल रहे हैं, पुलिस अपनी जांच का दायरा लगातार परत दर परत आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को बीते हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, पुलिस की टीमें लगी हुई है कि किस तरीके से इन शूटर्स को पकड़ा जाए। कड़ियां धीरे धीरे खुल रही है। पहले शाइस्ता परवीन की वीडियो वायरल होती है, फिर अतीक की वीडियो वायरल होती है, अब डॉक्टर अखलाक की वीडियो वायरल हुई। फिलहाल पुलिस ने काफी अहम सूत्र जो निकलते हैं अखलाक से, उससे पूछताछ हुई और काफी कुछ पुलिस के पास आया है। तो पुलिस का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि इस उमेश पाल हत्याकांड की जो गुत्थी है, इसको सुलझाने में हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी ही वो वक्त आएगा कि ये जो फरार शूटर्स हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस को एक जो सबूत मिले हैं उनकी धरपकड़ के लिए जल्द से जल्द पुलिस एक्टिव है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी निश्चित की जाएगी। फिलहाल अभी एहतियात के तौर पर और किसी भी चीज से बचने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी कल प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में देर रात प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा के नेतृत्व में जो दूसरा लड़का है अतीक अहमद, उसकी बैरक में भी तलाशी ली गई है। तो काफी कुछ चीजें वहां से निकल के आई है, चाकू मिला है, काफी कुछ चीजें मिली है। तो पुलिस लगातार एक्टिव है उमेश पाल हत्याकांड के उन हत्यारों को ढूंढने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी छापेमारी की जा रही है, जो भी टीमें लगाई। हत्याकांड में जिस तरीके से अखलाक का किरदार सामने आया है वो भी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर जांच आगे बढ़ रही। ठीक है विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि अखलाक की गिरफ्तारी घर से ही हुई है उसके, और ऐसे में बताया जा रहा है कि वो उसके पैसे को इन्वेस्ट भी करता था, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी किस तरीके से जांच कर रही है वहां पर?
की टीम पिछले कई दिन से अखलाक के बारे में जानकारी ले रही थी, जानकारी जुटाने में लगी हुई थी और कई जो टीमें हैं वो लगी हुई थी। लगातार देखा जाए तो अखलाक जो है वो अतीक अहमद के पैसे को, काली कमाई को अर्जित करने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो काली कमाई होती थी उस सबको ठिकाने लगाने का काम किया करता था। साथ ही अगर बात की जाए, हापुड़ रोड पर एक पेप्सी का गोदाम अतीक अहमद का बन रहा है, जिसको भी जो उसका कार्य है वो सब डॉक्टर अखलाक देखा करता था। एक कोल्ड स्टोर है, उसी के साथ साथ 70 एकड़ जमीन जो अर्जन मुक्त बसपा सरकार में अतीक अहमद ने कराई थी, उन सभी के कारोबार का जो भी काली कमाई से अर्जित पैसा था सभी जो डॉक्टर अखलाक है वो देखा करता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ में डॉक्टर अखलाक काफी रसूखदार था, क्षेत्र में काफी बह रहता था लोगों को। और उसी के साथ साथ अब बात की जाए तो पुलिस ने, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कई खुलासे सामने आए। गुड्डू बमबाज को लगातार देखा जाए, एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पहले भी पता चलता रहा है कि गुड्डू बमबाज कई दिन मेरठ रुका था, लेकिन उसी के साथ साथ जिस वक्त ये सीसीटीवी वायरल होता है जिसमें गुड्डू बमबाज उमेश पाल हत्याकांड के बाद मेरठ पहुंचता है और उसके बाद वहां पहुंच करके शरण लेता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अखलाक की और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस पूछताछ में और कई बड़े खुलासे कर सकती है। साथ ही जिस तरह से देखा जाए तो एसटीएफ के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक पता चला है कि जो अखलाक है वो जो शूटर है उनके लिए फंडिंग भी करता था। साथ ही जो घटना करके और अखलाक के यहाँ जाकर के शरण लेते उनके लिए शरण के लिए जगह भी प्रोवाइड करवाता था। मेरठ के अंदर अलग अलग जगहों पर इसके कई बड़े कोल्ड स्टोर गोदाम है जिनमें बमबाज और ऐसे लोगों के लिए शरण देने का काम किया करता था। अतीक के करीबी होने के कारण देखिए, उमेश पाल हत्याकांड से 5 मिनट पहले भी अतीक और अतीक के भाई से जो अखलाक है डॉक्टर, उसने बात की थी। साथ ही हत्याकांड के बाद तुरंत सबसे पहले अखलाक से बात हुई है, चाहे अतीक के बेटे की बात हो, अतीक के भाई की बात हो या अतीक की हो, सबने तुरंत की तुरंत अतीक जो डॉक्टर अखलाक है अतीक का बहनोई है, अगर फिलहाल की बात की जाए तो ये दोनों समधी बनने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और लगातार देखा जाए तो अतीक का बहनोई जिस तरह से सीएससी पर एक डॉक्टर के रूप में काम किया करता था, एक डॉक्टर था, सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद इस तरह की हरकत करता हुआ मिला है। एसटीएफ ने फिलहाल सारे सबूत, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए हैं, क्योंकि डॉक्टर अखलाक की जो बेटी है वो एमबीबीएस और पीडीएमएस की पढ़ाई कर रही है, वो लगातार पुलिस पर सवाल करती है। और उसके बावजूद जो सीसीटीवी सामने आए उसको लेकर के कहीं ना कहीं परिवार में हलचल मच चुकी है कि परिवार के कैमरे ही पुलिस ले गई है, और जो डीवीआर है उसको ले जाने के बाद ये वीडियो सामने आई है। पुलिस की तरफ से अभी इस बात की स्पष्टि नहीं की जा रही है कि ये डॉक्टर अखलाक के घर की, लेकिन लगातार जिस तरह से देखा जाए कि अखलाक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो ये वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद लगातार जो अखलाक है वो सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद से अगर बात की जाए तो एसटीएफ की गिरफ्तारी से महज कुछ मिनट पहले भी जो अखलाक है उसने बात की थी। सलाखों के पीछे लगातार देखा जाए जेल के अंदर कैदी बंद रहते हैं, लेकिन वहां से अतीक अहमद का रसूख इतना मजबूत है कि जेल के अंदर से लगातार अपने रिश्तेदार और करीबी और उन बदमाशों से बात करता रहता है जो उसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं चीज़ों का पता लगाने का प्रयास जो है एसटीएफ की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है अतुल, बने रहिए। विवेक, देखिए क्योंकि जिस तरीके से जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, अभी भी पुलिस के लिए चुनौती ये बना हुआ है कि वो शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उसके बारे में अखलाक से किस तरीके से उगलवाया जा रहा है कि वो उन शूटर्स के बारे में भी और जानकारी दे ताकि वो शूटर्स गिरफ्त में आ सके। जी उन्नति, बिल्कुल जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, तो अखलाक को पकड़ने से पहले भी और जो पूछताछ पुलिस ने की है, पुलिस को काफी सबूत मिले हैं, काफी इनपुट मिले हैं अखलाक से, लेकिन ये अभी सारी चीजें गोपनीय है। पुलिस अपने स्तर से जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में शूटर्स को पकड़ने के लिए प्रयागराज की एक टीम आज बरेली जेल से अशरफ को भी लेकर आ रही है प्रयागराज, जिसको कल सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और 14 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस मांग रही है। अगर ये कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल जाती है तो अशरफ एक ऐसी कड़ी है जो इन सारे जो शूटर्स हैं इनकी सुरागसी देने में काफी अहम भूमिका मिल सकती है, क्योंकि अशरफ का नाम इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में खासतौर से चर्चा में रहा है। और यही बात रही है कि अतीक का जो छोटा भाई है अशरफ, ये काफी कुछ जानता है, पूरे हत्याकांड को रचने में उसकी भूमिका अहम रही है। तो ऐसे में अखलाक और अशरफ, ये दो अभी ऐसी कड़ी है जो उमेश पाल हत्याकांड में जुड़े हुए जो शूटर थे उनके बारे में काफी पुख्ता जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, छापेमारी कर रही है, इनको पकड़ने के लिए तमाम जगह दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के समेत दूसरे राज्यों में पुलिस की टीमें एक्टिव है इनको पकड़ने के लिए। लेकिन अशरफ के पकड़े जाने के बाद जहां तक सूत्र बताते हैं कि अशरफ मुख्य कड़ी थी इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में, तो काफी कुछ जानकारी अशरफ से भी पुलिस को हासिल होगी, जिसके बाद पुलिस अपने दायरे को और बढ़ाएगी और जल्द से जल्द बिल्कुल अतीक अहमद का कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस समक्ष में कई जानकारियां दे सकता है, शाइस्ता परवीन हो या अशरफ हो। ऐसे में किस तरीके से जांच में खुलासे होते देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम अपडेट के लिए।
तो हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था, जहां अतीक के बहनोई अखलाक के घर गुड्डू ने शरण ली थी। अब इन चीजों का खुलासा हो रहा है क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है अखलाक, और वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरीके से चोरी छुपे। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है इस वीडियो को कि ये अखलाक के घर का ही है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम उसमें नजर आ रहा है। हत्याकांड के बाद वो मेरठ पहुंचा था अतीक के बहनोई अखलाक के घर पर, और 2 दिन तक करीब रुका भी था वहां पर। और ये वीडियो सामने आया है जिसके आधार पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ से अब खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग आज करेगा अहम बैठक। थोड़ी देर में गृह विभाग के अफसरों के साथ बैठक होगी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन कार्यालय में बैठक होगी। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी। राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करेगा, और इसी के साथ थोड़ी देर में गृह विभाग के अफसरों के साथ बैठक होगी, जहां डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन कार्यालय में बैठक होगी। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करेगा। इसका वक्त भी निर्धारित कर लिया गया है। क्या कुछ बैठक में खास रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अफसरों के साथ ये बैठक है। निकाय चुनाव को लेकर ही तैयारियों पर भी खासतौर से चर्चा होगी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था रहे। और दोपहर 12 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है राज्य निर्वाचन कार्यालय में इस बैठक के लिए। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी। राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करने वाला है। लखनऊ से अब खबर, यूपी के 22 पीसीएस जल्द ही होंगे प्रमोट। 2004, 6, 7 बैच के आईपीएस बनेंगे आईएएस अफसर। 22 पीसीएस जल्द ही प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। 22 खाली पदों को लेकर जल्द ही भेजी जाएगी फाइल। लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलते ही प्रमोशन किया जाएगा। तो जल्द ही प्रमोशन मिलेगा पीसीएस अफसरों को, जहां 22 पीसीएस जल्द ही प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। तो 22 खाली पदों को लेकर जल्द ही फाइल भेजी जाएगी। लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलते ही प्रमोशन होगा। लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करने वाला है। थोड़ी देर में गृह विभाग के अफसरों के साथ बैठक होगी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन कार्यालय में बैठक होगी। तो ये महत्वपूर्ण ये अपडेट आपको दी थी, और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन कार्यालय में ये बैठक होनी है, और इस बैठक में चर्चा की जाएगी निकाय चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर। अपडेट लेते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, क्या जानकारी? देखिए, अब से कुछ ही देर में बैठक है और निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, तमाम तैयारियां को लेकर अफसरों के साथ ये मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ खास रहने वाला है? का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अनंतिम सूची जारी हो चुकी है। आपत्तियां मांगी गई हैं। 6 दिनों के अंदर आपत्तियां, यानी 5 तारीख के बाद जो है आपत्तियां जो भी लगाई जाएंगी, उसके बाद फाइनल आरक्षण सूची जारी होगी। और जैसे ही फाइनल आरक्षण सूची जारी हो जाती है, उसके बाद आयोग अधिसूचना जारी कर देगा, यानी चुनाव की तिथियों का ऐलान कर देगा। ऐसे में चुनाव तिथियों के ऐलान से पहले जो है चुनाव आयोग निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सारी तैयारियों को परखना चाहता, और इसीलिए आज 12 बजे एक अहम बैठक है जिसमें गृह विभाग के अधिकारियों के साथ जो है चुनाव आयोग बैठक करेगा। दरअसल
दरअसल अलग अलग जो निर्वाचन केंद्र है, कौन हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, कौन सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा, किस तरीके से पुलिस और जो बाहर से जो पैरामिलिट्री है उसको जो है किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा। तो वो तमाम जो बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी और इसको लेकर के कैसे निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, शांतिपूर्ण मतदान कराए जाए, इसको लेकर के क्या प्लान ऑफ स्ट्रेटजी होगी, इसको लेकर के आज चुनाव आयोग बैठक करेगा। जो कार्यवाहक डीजीपी हैं आर.के. विश्वकर्मा, वो इस पर जो है उस पर भी शामिल होंगे। इसके साथ गृह विभाग के दूसरे तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो पूरी ओवरऑल ये जो बैठक है ये कानून व्यवस्था पर केंद्रित है। किस तरह के शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए जाए, इसको लेकर के कितना फोर्स कहां पर डिप्लॉय होना है, कौन कौन से सेंसिटिव बूथ हैं, कहां पर ज्यादा फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, कहां पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, इन तमाम जो है चीजों को चिन्हित करेगा आयोग और उसके हिसाब से फिर आगे फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा, उसके हिसाब से जो है जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज आयोग बैठक करने जा रहा है और इस बैठक के जरिए उन तैयारियों को परखने की कोशिश हो रही है कि कितनी तैयार है प्रशासन और कितना तैयार है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को किस तरीके से आगे काम करना है, कितना अतिरिक्त फोर्स की डिमांड करना है, वो तमाम चीजें जो है आज उन तैयारियों में परखा जाएगा और इसी को लेकर के बैठक 12 बजे शुरू होगी। बिल्कुल, पहले भी डिले हुए निकाय चुनाव और ऐसे में तैयारियों के चलते और भी ज्यादा कोई बाधा ना आए, इसको लेकर विशेष ख्याल रखने के लिए बैठक है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे गाजियाबाद से अब खबर, जमीन की पैमाइश नहीं होने पर किसान की मौत का मामला। हाथ की नस काटकर किसान ने आत्महत्या की थी। मोदीनगर तहसील के लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम ने एडीएम से जांच कराई थी। एडीएम की रिपोर्ट पर निलंबन हुआ है लेखपाल, जिस पर गंभीर आरोप लग रहे थे। 3 साल से लगातार लेखपाल के पास चक्कर काट रहा था मजबूर किसान और आखिरकार मजबूरी में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर किसान नाराज भी थे और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां लेखपाल को निलंबित कर दिया है। डीएम ने एडीएम से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है कि लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। तो जमीन की पैमाइश नहीं होने पर किसान ने मौत को गले लगा लिया था। हाथ की नस काटकर किसान ने आत्महत्या कर ली थी। 3 साल से बताया जा रहा था कि वो लगातार लेखपाल के चक्कर काट रहा था, बावजूद इसके कोई न्याय नहीं मिल पाया था। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से किसान ने आत्महत्या की मजबूर होकर, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की गई है जहां लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। और जी बिल्कुल, देखिए शनिवार की घटना है। तहसील दिवस में जो बुजुर्ग किसान थे अपने फरियाद लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन लगातार वो काफी समय से वहां पहुंचे थे। उन्हें रटाया जवाब अधिकारियों की तरफ से मिला। उसके बाद में उन्होंने अधिकारियों के सामने ही अपनी हाथ की नस काट ली और जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उसके बाद में अब कार्रवाई हुई है। लेखपाल को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सस्पेंड होने से उसकी मौत का जो आरोप है वो कम हो सकता है? जी बिल्कुल, और देखिए किसान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नाराज थे, क्या कुछ उनकी जो नाराजगी है वो कम हो पाई है अब? जी बिल्कुल, देखिए किसान नेताओं ने धरना दिया था, जिसके बाद में लेखपाल पर कार्रवाई हुई और हालांकि एडीएम सिटी को जांच सौंपी गई है। जो बाकी कहा जा रहा है, जो बाकी दोषी होंगे अधिकारी इसमें, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका। लखनऊ से अब खबर, सड़क पर दौड़ रहे वाहनों की संख्या 4 करोड़। वाहनों के प्रदूषण का चालान सिर्फ 40,000 2022 तक का। क्षेत्रवार परिवहन विभाग ने अप्रैल से दिसंबर तक कार्रवाई की है। प्रदूषण के चालान में सबसे ज्यादा आगरा में 7,815 चालान हुए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा। लखनऊ में अब तक प्रदूषण वाहन का चालान 4,969 हुआ है। तो प्रदूषण के चालान में सबसे ज्यादा आगरा में चालान हुए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ। लखनऊ से अगले अपडेट, यूपी पीसीएल में नौकरी के नाम पर फौजी से 38 लाख रुपए की ठगी की गई। आशियाने में एफआईआर दर्ज, 2021 में लिए थे 51 लाख रुपए। यूपी पीसीएल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी की थी। फौजी ने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए दिए थे 51 लाख। नौकरी न लगने पर सिर्फ 12.50 लाख रुपए ही लौटाए गए हैं। दोबारा रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
यूपीपीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई फौजी के साथ 51 लाख रुपए दिए थे फौजी ने अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए, लेकिन ये सभी पैसे हड़प लिए गए। मात्र 12.50 लाख रुपए जो है वापस किए गए और दोबारा रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। अब खबर गाजीपुर से है, जहां कांस्टेबल पर हमला कर घायल करने वाले 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स पर ग्रामीणों ने हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था। मामला बीती रात शाहिदाबाद थाना क्षेत्र के नवादा गांव का है, जहां पारिवारिक विवाद और मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। दो पक्षों की मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस जब दोनों पक्षों को थाने ले जा रही थी, इसी दौरान ग्रामीणों ने पीआरवी पर पथराव कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों के हमले में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झगड़े की सूचना डायल 100 को प्राप्त हुई थी। उसमें दुरानी जिठानी और जिठानी की तरफ सास ससुर थे। जो देवरानी थी वो विधवा है और वो उस घर में अपना हक मांगती थी। इसको लेकर उसके द्वारा प्रार्थना पत्र विभिन्न अधिकारियों को दिए गए थे। उनमें दोनों परिवारों को बैठा के कोशिश की गई थी और कल उसके सास ससुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया गया था। ये तय हुआ था कि अधिकारी लोग दोनों पक्षों को बैठा के आपसी सहमति से अगर बनती है तो सही है, अन्यथा न्यायालय के माध्यम से अपना बंटवारा कराएं। अब खबर आगरा से है, जहां प्रदेश महामंत्री का जिले की सीमा में घुसते ही जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने आगामी निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा भी ठोका। साधारण कार्यकर्ताओं को आज मेरा नेतृत्व चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय हो, उसने आज इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ बूथ का भी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, उन सब कार्यकर्ताओं को जो 24/7 और 365 दिन काम करते हैं, तो कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को महामंत्री का प्रदेश का दायित्व दिया। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को महामंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस राम का प्रताप आपको लोकसभा चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में और कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान में देखने को मिलेगा। और राम का प्रताप जब तक कार्यकर्ताओं के सर पर है, उनके सम्मान और स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। एक कार्यकर्ता को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इसका कर्ज चुकाने का काम लोकसभा में सैकड़ों की संख्या में कमल खिलाकर और नगर निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाकर उसका शीर्ष। अब खबर कानपुर से है, जहां पुल पर अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने सुबह जब उठे हैं 6:30 बजे टहलने आए थे, घर से बाहर निकले तब देखा और भी लेडीज सब थी, कूड़ा फेंक रही थी, तो उनको सब लोग देखा तो यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किसकी डेड बॉडी का आप लोग जानते हैं? ये नहीं। अब मौके पे कौन, पुलिस आई कोई कुछ? अभी कोई पुलिस नहीं आई थी। जब अभी मौके पर पुलिस है? अभी मौके पुलिस है। मैंने सुबह जब उठे हैं 6:30 बजे टहलने आए थे, घर से बाहर निकले तब देखा और भी लेडीज सब थी, कूड़ा फेंक रही थी, तो उनको सब लोग देखा तो यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किसकी डेड बॉडी का आप लोग जानते हैं? ये नहीं। अब मौके पे कौन, पुलिस आई कोई कुछ? अभी कोई पुलिस नहीं आई थी। जब अभी मौके पर पुलिस है? अभी मौके पुलिस है। मैंने सुबह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।